जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको आधुनिक इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, अगर माँ का सपना दिल में दबा के बैठे हो तो इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो सीधा जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करूंगा। याद रखिएगा, जल्द ही आपके लिए केमिस्ट्री की व्यवस्था कर दी जाएगी। याद रखिएगा, थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब होने के कारण आवाज आप लोगों के लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, परंतु चिंता मत करिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ना जोश में कमी रहेगी, ना जुनून में कमी रहेगी। वही चीजें और वही जोश और जुनून के साथ फिर से आ चुका हूं। इतना लंबा गैप केवल और केवल एक केबल के लिए केबल नहीं मिल रही है, जिसके कारण माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और वो अभी भी नहीं मिली है। लेकिन समस्या क्या है ना, आप लोगों की क्लासें जब छूटती हैं तो दिल होता है ना मेरा बड़ा दुखी होता है, कहता नहीं भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। याद रखिएगा, आप लोग चलते हैं बहुत बेहतरीन सी क्लास की ओर। आज की क्लास वाकई में बहुत गजब की होने वाली है। कहना सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, गजब की होने वाली? हाँ भैया, गजब की होने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम प्रारंभ करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में? कहना सर मध्यकालीन इतिहास के बारे में प्रमुख रूप से आज हम चर्चा करेंगे, बड़े जानदार शानदार तरीके से। मुझे पता है आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज कहीं ना कहीं सुनने को दिख रही होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई भी माइक अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना केबल ही नहीं मिल रही और ज़्यादा छुट्टी हो गई है। मुझे बड़ा टेंशन, पता आप लोगों को ना, आपकी छुट्टी जितनी हुई ना, आपको जितना दुख हुआ ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें दुख हुआ है। चिंता मत करिएगा, इन छुट्टियों का अपन लोग ना भरपाई कर लेंगे, चिंता नहीं करना है। बड़े जानदार शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं बहुत गजब की क्लास। अगर हम बात करें इतिहास के बारे में, तो इतिहास की अगर हम प्रमुख रूप से चर्चा करें तो इतिहास के अगर सर्वाधिक क्वेश्चन किस पोर्शन से आते हैं? कहना सर आधुनिक इतिहास से। आपने बताया था कि आधुनिक इतिहास से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, और जहां तक अभी आपको बता दें आधुनिक इतिहास में खत्म करा चुका हूं, और कुछ पत्रिकाएं वगैरह रह गई हैं, वो आखिरी में बीच बीच में आपको क्लिप के रूप में देता रहूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? याद रखिएगा, प्रमुख बात एक बात बताना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। कहना सर महत्वपूर्ण कैसे? भैया महत्वपूर्ण ऐसे कि देखो, आपको आपने आधुनिक इतिहास खत्म कर ली तो मान लीजिए, और सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इतिहास में जो क्वेश्चन आते हैं वो मध्यकालीन इतिहास से आते हैं। यानी आपने मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों को कंप्लीट कर लिया है ना, तो इस बात की गारंटी लिख लो, 80% आपका इतिहास तैयार हो गया। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, वहां पर जानदार शानदार तरीके से आप अपना प्रदर्शन करने के आने वाले हैं। है ना सर, बहुत देर हो गई आपने क्लास स्टार्ट नहीं करी। बेटा समस्या है ना, बहुत दिन की भड़ास है, वो निकालनी थी तो निकल रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बेहतरीन सी क्लास की ओर। अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास के बारे में, तो मध्यकालीन इतिहास को इस तरीके से क्रम में बांट लिया है जिससे कि चीजें पढ़ने में सिंपल हो। पता किताब और नोट्स में अंतर क्या है? नोट्स में ना चीजों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, जबकि किताब का मतलब सीधा लिखना होता है। और कोई ना नोट्सों से हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है भाई। जो किताब छाप रहा है उसको थोड़ी ना पढ़ना है, इसीलिए तो भाई छापोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर बात करें प्रमुख रूप से भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में, फिर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, फिर मुगल वंश के बारे में, फिर राजपूताना वंश, फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में, सभी के बारे में प्रमुख रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। आगे की बात करें प्रमुख रूप से, तो भारत पर जो आक्रमण हुआ अरबों का, सबसे पहले महमूद गजनवी की बात करेंगे, फिर मोहम्मद गौरी की। दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से गुलाम वंश हो गया, आपका खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और लोधी वंश के बारे में प्रमुख रूप से जानेंगे। अगर मुगल वंश की बात करें तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, शेरशाह हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, और शाहजहां के बारे में प्रमुख रूप से यहाँ पर जानेंगे हम। राजपूत अगर वंश की बात करें तो राजपूत में को बता परमार, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल आदि के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो आपको बता दें भक्ति एवं सूफी संतों के बारे में, यानी आंदोलन के बारे में प्रमुख रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहना सर क्वेश्चन बड़े जानदार शानदार आएंगे क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं। भैया वे तो बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है, कहना सर ये अपन लोग बात करते हैं कि सबसे पहले भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। तो मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुए, आपको इस बात के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। एक
इस्लामिक आपको प्रमुख रूप से पहली लाइन के बारे में अवगत करा दूं। सबसे पहले तो पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की शुरुआत करते हैं 1570 ईस्वी में। पैगंबर साहब का जन्म हुआ था सऊदी अरब में। अब कहना सर ये पैगंबर साहब कौन थे और आखिर क्या चीजें नहीं, बेटा इस चीज को ना हम आपको आधुनिक इतिहास के प्रारंभ यानी महामैराथन की क्लास में भी इसको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी और जान लो, है ना, क्योंकि ना अब यहाँ से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो पीछे की चीजों से कांटेक्ट नहीं रहेगा, पूरा आगे से पढ़ते चलेंगे मध्यकालीन इतिहास, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन। ठीक है, अगर हम बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो ये जो व्यक्ति होते थे इनका जन्म की अगर बात करें तो 570 ईसा पूर्व 570 ईस्वी में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। कहां पर, कहना सर सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में हो गया भाई। अगर बात करें पैगंबर साहब की, तो यही आपको बता दें इस्लाम धर्म की इन्होंने ही स्थापना करी, या इस्लाम धर्म की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की है उस व्यक्ति का नाम पैगंबर साहब रहने वाला है। प्रमुख रूप से चर्चा करें, अगर हम बताएं आपको प्रमुख रूप से इस बारे में बताया था कि मुस्लिम कंट्रियां जहां पर थी, प्रमुख रूप से एक संप्रदाय था, एक आपको बता दें गुट था, और वहां पर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं दुखी रहते थे, कहीं ना कहीं एकत्रित होकर नहीं रहते थे, कहीं ना कहीं बड़ी चीजें बड़ी दुखदाई थी, बड़े गरीब थे। पैगंबर साहब जी वहां पहुंचते हैं, देखते हैं तो उनको मन में ना दया का भाव आ जाता है। जैसे आप अपनी गली से निकलते हैं, कोई व्यक्ति पर दया नहीं आ जाती है, उसी प्रकार पैगंबर साहब को भी उन व्यक्तियों पर दया आ जाती है। और दया आने के बाद पैगंबर साहब उनसे कहते हैं, उनके लिए एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसको इस्लाम धर्म के नाम से हम जानते हैं। पैगंबर साहब एक गुफा में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति, भी बताएंगे हम आगे, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद एक पुस्तक लेके आते हैं जिसको आज हम कुरान के नाम से जानते हैं। कुरान के नाम से जानते हैं। इस्लाम लोगों, इन जो लोग थे उन सभी को इस प्रकार समझाया, याद रखिएगा ये मुझे ऊपर यानी अल्लाह ने दी है और हिसाब से हमको चलना है। उस किताब में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि हमको एकत्रित होकर रहना है, हमको सम्मिलित कार्य करना है, तमाम प्रकार की बातें, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें वहां पर लिखी हुई थी, लोगों ने मानी भी, और वाकई में इस प्रकार के चमत्कारी परिणाम देखने को मिले, इस प्रकार के चमत्कारी परिणाम देखने को मिले, जहां पर वहां उनको एक रोटी नहीं दिखाने को, वहां पर आज वो दान पुण्य करने का कार्य कर रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसा आपने सुना होगा कि जब ज्यादा पैसा आ जाता है, जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो चीजें गड़बड़ हो जाती है ना, लालच बढ़ जाती है। अब कहीं ना कहीं आपको बता दें प्रमुख रूप से जो इस्लाम ने प्रमुख रूप इस्लाम धर्म को अपनाया है, यानी मुसलमानों की अगर प्रमुख रूप से बात करें, कुछ ऐसे लोग थे जो कि अब कहीं ना कहीं धन की लालच में कई देशों पर आक्रमण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अगर पाकिस्तान से अगर आप मुस्लिम कंट्री तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे प्रमुख रूप से, तो वहां पर मुस्लिम कंट्रियां आपको देखने को मिलेंगी। तुर्की वगैरह तरफ जाएंगे, मैप में वर्ल्ड मैप खोलिएगा दिख जाएगा आपको। लालच बढ़ गया, और लालच बढ़ने के कारण मुसलमान जो मुस्लिम साम्राज्य जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आपको बता दें आक्रमण यानी लूटपाट डकैती करने का कार्य कर रहे हैं, अब और पैसे को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। आगे की घटना में आपको बताना चाहूंगा, एक प्रमुख बात बता दूं कि देखिए यहाँ पर ये तो अपन लोग जान चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा। यहाँ पर जानिएगा, थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, देखिएगा, मान लीजिए ये आपका भारत का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र हो जाता है प्रमुख रूप से। और अगर इस क्षेत्र की बात करें प्रमुख रूप से तो ये पाकिस्तान अभी है, पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन अगर हम प्रमुख रूप से जाने तो ये पाकिस्तान जो है प्रमुख रूप से पहले कहां पे था, कहना सर ये भारत का हिस्सा था। भाई पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये तो आपको बता दो प्रमुख रूप से 1948 या 1947 के समथिंग में आपको बता दें ये भारत से अलग हो गया। ये हिस्सा थोड़ी ना था, ये अलग कोई थोड़ी ना है, ये तो अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसको पहले ना सिंध प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे, कहना सर इसको सिंध प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंध प्रांत। किस नाम से जानते थे, कहना सर इसको सिंध प्रांत के नाम से जानते थे। और यहाँ पर जो राजा राज्य करते थे उनका नाम था दाहिर। क्या नाम रहने वाला है उस व्यक्ति का, कहना जो प्रमुख रूप से जो व्यक्ति रहने वाला है उसका नाम रहने वाला है दाहिर। ठीक है, दाहिर नाम का व्यक्ति रहता, यहाँ पे शासन किया करता था। सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि यहीं पर आपको बता दें इसी क्षेत्र पर प्रमुख रूप से आपको बता दें मुसलमानों का आक्रमण यानी मुस्लिम आक्रमण होते हैं। दाहिर जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं अयोग्य प्रकार का शासक आप उसको कह सकते हैं, अयोग्य प्रकार का शासक था। थोड़ा सा गले में ना बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है,
लेकिन समस्या नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा इनफ लगाया जा रहा है कि भाई आप लोगों को आवाज़ जो है ना बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, अगर हम आगे की प्रमुख रूप से चर्चा करें तो सिंध प्रांत का जो शासक था उस व्यक्ति का नाम दाहिर रहने वाला था। वो जो दाहिर था ना, ये वाकई में यार गजब व्यक्ति था। कह रहे सर कैसे, अभी तो आप कह रहे थे अयोग्य व्यक्ति था, आप कह रहे गजब व्यक्ति था। बिल्कुल। एक बार की प्रमुख रूप से बात करें, अगर हम मुस्लिम लोगों की बात करें तो मुस्लिम लोगों को इस बारे में पता था कि जब भारत पर कोई लोग आक्रमण या कई देशों पर आक्रमण करते हैं तो उससे पैसा पैदा होता है या धन मिलता है। और मैं आपको कह चुका हूं कि उनके मन में कहीं ना कहीं लालच उत्पन्न हो चुका था और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरे देश में जाने के बाद लूटपाट किया करते थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा आपको, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां से बताना चाहूंगा, याद रखिएगा। यहां पर भी आपको बता दें एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम अल हजाज, अल हजाज नाम का एक व्यक्ति है जो आपको बता दें प्रमुख रूप से अरब तरफ का ही है। कहां का? अरब तरफ का है ना। अल हजाज नाम का व्यक्ति है और उसको भारत पर नजर पड़ती है कि भारत में भी कहीं ना कहीं एक बार हम भी आक्रमण करके देख लें। ट्राई नहीं करते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। अल हजाज जो व्यक्ति था वो एक ट्राई करने के लिए पहुंचा और पहुंचने के बाद आपको बताते हैं आक्रमण करने की व्यवस्था करता है और आक्रमण करने के लिए आपको बताते हैं प्रमुख रूप से आक्रमण करने का विचार लगाता है, विचार बना रहा है। अल हजाज को ना ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई ऐसे ही हो जाती है आपके मोहल्ले में, आपके अपने द्वारे पे देखा होगा, कहीं ना कहीं पड़ोसियों से देखा होगा, लड़ाई ऐसे तो होती नहीं है। मान लीजिए किसी को किसी से शक है या जलापन है तो उसको अपने बच्चे को भेज देगा और भेजने के बाद कहेगा, पता क्या कहता है, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मार दिया। इस बात पे लड़ाई होने, अब इस बात पे लड़ाई हो रही है कि उसने मारा कि नहीं मारा, इस पे लड़ाई हो रही है धुआंधार तरीके से। अब अल हजाज को भी एक भाई मुद्दा चाहिए था कि भाई आक्रमण करें। अल हजाज ने एक झूठी घटना फैलाई कि हमारा जो एक जहाज है वो जहाज दाहिर के राज्यवासियों या राज्य के लोगों ने उसको लूट लिया है। अल हजाज की ये प्लानिंग थी भाई साहब, ये प्लानिंग बना रहा है अल हजाज जो व्यक्ति है वो भारत पर आक्रमण करने की प्लानिंग चल रही है और इस तरीके से वो कह रहा है कि देखो भैया ऐसी बात है कि या तो मेरा जहाज लौटा दो, नहीं तो मेरा जहाज लौटा दो, या तो जो मेरा खजाना जो पैसा है वो मुझको लौटा दो, नहीं तो युद्ध के लिए आप तैयार हो जाओ। अल हजाज के ऐसे शब्द। दाहिर नाम का जो व्यक्ति था, दाहिर नाम ये बड़े बेहतरीन ढंग से जानता था कि मेरी प्रजा में ऐसे कोई व्यक्ति ही नहीं है जो इनका या जहाज लूटे या इनकी चीजों को लूटे या इनके खजानों को लूटने का कार्य करे। बड़ी बेहतरीन सी बात बताना यहां पर मैं चाहता हूं आपको। कहना सर क्या है बेहतरीन सी बात? बेहतरीन सी बात यह है, याद रखिएगा, अब अल हजाज जो है कहीं ना कहीं तैयारी कर लेता है। अब तो उसको मौका चाहिए था, जबकि दाहिर कह रहा है कि मेरे लोग ऐसे नहीं हैं कि आपके जहाज को लूट लें, मेरे लोग ऐसे नहीं हैं कि आपके खजाने को लूट लें, लेकिन अल हजाज को तो एक मौका चाहिए था। उसका ही तो बनाया हुए षड्यंत्र है, वो कैसे माने जाए? अल हजाज जो व्यक्ति था प्रमुख रूप से अब वो तैयारी कर रहा था भारत के लिए, युद्ध के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको जानेंगे, आगे की ओर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पैगंबर साहब जी को जान लेते हैं। पैगंबर साहब जी की अगर बात प्रमुख रूप से चर्चा करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। इसके अलावा 570 ईस्वी में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। कहां पर? कहना था सऊदी अरब में। तो क्वेश्चन निकलेगा बड़े बेहतरीन ढंग से कि बताओ पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? कहना सर 570 में हुआ था। और कहां पर? कहना सर सऊदी अरब में हुआ था। इन्होंने क्या किया था? कहना सर इन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत करने का कार्य किया था। किस धर्म की? कहना सर इस्लाम धर्म की शुरुआत इन्होंने करने का कार्य किया था। 622 ईस्वी में आपको बता दें हजारी संवत की शुरुआत हुई और 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। 622 में आपको बता दें हजारी संवत की शुरुआत होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए हजारी संवत की शुरुआत कब की गई? कहना सर 622 ईस्वी में। 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। यहां से भी क्वेश्चन निकलता है कि बताइए पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? कहना सर 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है और 610 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पैगंबर साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना यहाँ पे, कहना सर ये 610 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो एक पुस्तक लेके आए जिसको कुरान के नाम से जानते हैं और कुरान की उस पुस्तक को रखकर ही उन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। इस्लाम धर्म से लोग बाग जुड़ते गए, बढ़ते
करो, वाकई में उन्हें फायदे देखने को मिले। जब फायदे देखने को मिले तो और भी लोग जुड़े, लेकिन जब कहते नहीं है कि पैसा ज्यादा आ जाता है तो साथ ही साथ लालच भी साथ लेके आता है, और वही लालच अब लोगों में आने वाला है, और वही लोग होंगे अब जो भारत पर आक्रमण करेंगे, जिनको मुस्लिम आक्रमणों के नाम से हम पढ़ेंगे और बड़े बेहतरीन ढंग से इनको जानने का कार्य करेंगे। अगर आगे की बात करें, प्रमुख रूप से 622 में पैगंबर मक्का से मदीना चले जाते हैं। इनके बेटे जो हैं वो आपको बता दें, अब्बुक, उमर, उसके उस्मान और अली, ये इनके 4 बेटे आपको बता दें। प्रमुख रूप से इनके 4 बेटों का आपको बता दें मेंशन है। एक बेटा और भी है लेकिन शायद उसको मान्यता नहीं है क्या है, लेकिन 4 बेटों को आपको देखने को मिलते हैं, याद रखें थोड़ा सा। अब्बुक, उमर, उस्मान और अली, ठीक है, ये 4 व्यक्ति रहने वाले। पैगंबर साहब की कहना सर 4 संतानें थी। इनका जन्म कहना सर 570 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करें 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु हुई थी, है ना, और 622 में हजारी संबत की शुरुआत हुई थी। ये चीजें आपको बड़े बेहतरीन ढंग से यहाँ तक याद हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में दिक्कत हो जाएंगी तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, फिर मजा नहीं आएगा भैया। देखो ना, है ना। आगे की बात करते हैं, अल-हज्जाज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कहना सर अल-हज्जाज नाम की जी व्यक्ति के बारे में तो इंटरेस्ट आ गया, क्या किसी क्या था, क्या करना चाह क्या रहा है ये। देखो, अल-हज्जाज के एक सेनापति थे। अल-हज्जाज के सेनापति ने 1711 ईस्वी में अरब से उर्बुदुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया। उर्बुदुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया 1711 में। नोटेड और पॉइंट, 1711 में सबसे पहले अल-हज्जाज जो नाम का व्यक्ति था उसने भारत पर आक्रमण किया। अगर हम इसकी अगली ही लाइन को पढ़ते हैं तो 1712 में मोहम्मद बिन कासिम, लो भैया, कौन से मोहम्मद बिन कासिम, बेटा ये कासिम लिखा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इस व्यक्ति को बड़े बेहतरीन नाम से जानते हैं, बड़े बेहतरीन ढंग से जानते हैं। क्या नहीं सर, हम पड़ोसी थोड़ी ना जो बेहतरीन ढंग से जाने, मतलब वो नहीं है तुम, मतलब ये है कि समझो ना चीजों को, कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम इतिहास में बड़ा सुन रखा है, ठीक है। 712 की बात करें तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो कि अल-हज्जाज का सेनापति था, नोटेड और पॉइंट भैया, अल-हज्जाज का सेनापति 712 में मोहम्मद बिन कासिम रहने वाला है। इसने भारत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हराने का भी कार्य किया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो दाहिर नाम का व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं अयोग्य व्यक्ति रहने वाला है, अयोग्य शासक रहने वाला है। आपको बता दें, बाहर का एक व्यक्ति अगर आपके घर में घुसकर आपको हरा जाता है तो बड़ी लालच की बात है कि आप हार जाते हैं। काय को शासक बने हैं, शासक बनना ही बेकार है। हार के व्यक्ति से आप हार गए, है ना। ऐसा कहते हैं कि अपनी गली में, अपने मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर होता है, तुम तो भाई अपने देश में होकर भी तुम शेर नहीं बन सके और हार गए। राजा दाहिर नाम का जो व्यक्ति था, ये पहला व्यक्ति है जो हारने का कार्य कर रहा है। इस किस व्यक्ति के द्वारा? कहना सर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहना सर मोहम्मद बिन कासिम कौन था? कहना सर ये मोहम्मद बिन जो कासिम है अल-हज्जाज का सेनापति रहने वाला है। आगे की चर्चा करें, प्रमुख रूप से इनकी 2 बेटियां थी। क्या थी? इनकी 2 बेटियां थी, आपको बता दें, सूर्य देवी और निर्मला देवी। सूर्य देवी और निर्मला देवी, इनको ना अल-हज्जाज के पास भेज दिया गया। इसमें एक तथ्य और निकलता है, इतिहासकार कुछ लिखते हैं कि जो आपको बता दें दाहिर की जो बेटियां थी ये बड़ी सुंदर थी भाई। आपको बता दें ये दाहिर की जो बेटियां थी ना, सूर्य देवी तथा निर्मला देवी, ये बहुत सुंदर कन्याएं थी, बहुत सुंदर इनकी बेटियां थी। बड़ा प्रेम था राजा दाहिर को, और वाकई में ऐसी सुंदरता थी कि अल-हज्जाज नाम के इस व्यक्ति की ना नीयत खराब हो गई। ऐसा कुछ इतिहासकार कुछ किताबों में देखने को मिलता है। मैं सभी किताबों की तो नहीं कहूंगा, कहीं कहीं इतिहास में इस चीज का वर्णन मिलता है कि अल-हज्जाज की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं उनकी बेटियां, राजा दाहिर की जो बेटी थी, आपको बता दें सूर्य देवी तथा निर्मला देवी पर नीयत खराब हो गई थी। अल-हज्जाज के पास मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को भेजने का कार्य किया। प्रमुख रूप से यही उद्देश्य था, इसीलिए दाहिर को निशाना बनाया गया सबसे पहले, ऐसा कहते हैं। अब कितना इतिहास सही है देखो, ना ही तो आपने इतिहास देखा है और ना ही हमने देखा है।
जो हमें देखने को मिलता है, जो हमें किताबों में देखने को मिलता है, जो पढ़ने को मिलता है वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। याद रखिएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अल हजाज की जो सेनापति था, जो अल हजाज का सेनापति था, राजा दाहिर को हराने का कार्य करता। राजा दाहिर सिंध का शासक था। राजा दाहिर की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो इनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम सूर्य देवी, एक का नाम निर्मला देवी, और दोनों को अल हजाज के पास भेजने का कार्य मोहम्मद बिन कासिम ने करने का कार्य किया। बड़े बेहतरीन ढंग से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो कोई समस्या होती है ना, तो आपको कितनी सुविधाएं, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, है ना, इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, सारी सुविधाएं तो है ना। लेकिन आप खुद पढ़ना ना चाहें एक अलग टॉपिक है। मैं कह सकता हूँ इस बात को, भले क्वालिटी अच्छी ना हो, भले आवाज सही नहीं आ रही हो आपके पास, है ना, भले पिक्सल थोड़ा सा फटा हो, है ना, लेकिन कंटेंट ना है, उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे आप। समझाना जो आप लोगों को आपके दिमाग में बैठाने का इरादा लेकर ही हम आपके सामने हमेशा प्रकट होते हैं या हमेशा आपके सामने आते हैं। बस याद रखिएगा, बस रोज पढ़ेंगे ना तो चीजें ऐसी छप जाएंगी दिमाग में कि आपने खुद नहीं सोची होगी कि सर इतना अच्छे तरीके से इतिहास, यानी जिस इतिहास से हम इतना दूर भागते थे वो इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास, लेकिन उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होता है। अब मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हुआ है, अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे, बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। आगे बात करें 713 में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है। ये मुल्तान आपको बता दें मुल्तान पर आक्रमण करता है, और मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहता है। क्या कहता है? मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहता है। याद रखिएगा, स्वर्ण नगरी इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी भी शब्द का एक मतलब होता है, ऐसा नहीं कि बिना मतलब की चीजें बोलती, एक शब्द का मतलब होता है। स्वर्ण नगरी कहा गया मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान जो है ना, पैसा ही पैसा, पैसा नहीं पैसा, पैसा नहीं पैसा, बहुत पैसा था मुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा 1713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। एग्जामिनर पूछता है कि बताइए स्वर्ण नगरी किसको कहा गया? कहना सर स्वर्ण नगरी जो है मुल्तान को कहा गया। किसको? मुल्तान को कहा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी बड़े बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होनी। कहना सर मजा आ रही पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा, सर आप तो और पढ़ाओ। बेटा चिंता क्यों करते हो, अभी हम हैं यहाँ, गम नहीं होने देंगे। ठीक है, 713 में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है। कब? कहना सर 713 में। कौन करता है? कहना सर मोहम्मद बिन कासिम करता है। कहां पर कह रहा है? कहना सर मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान को क्या कह देता है? कहना सर स्वर्ण नगरी कह देता है। स्वर्ण नगरी कहने के बाद अगर बात करें, प्रमुख रूप से सोने के सिक्के की व्यवस्था भी चलवाने का भी कार्य किया गया। एक प्रमुख पॉइंट यहाँ से निकलता है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत की। आप कहना सर ये जजिया कर, कहना सर ये जजिया कर क्या होता? हम बड़े अपनी किताबों में हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, इंटर में जिसने आर्ट्स साइड ली होगी या कॉमर्स वगैरह, तो सर हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा कि सर ये जजिया कर क्या होता है। सर व्हाट इज दिस जजिया कर? देखो ये जजिया कर जो है ना, एक गैर धर्मों वाले लोगों पर लगाया जाता है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, ये मुस्लिम धर्म का है। अब ना जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोगों को मान लीजिए अब तीर्थ यात्रा पर जानी है, मान लीजिए वैष्णो देवी पर किसी को जाना है, तो वैष्णो देवी पर उसको जजिया कर देने में टैक्स देना होता था, यानी कर देना होता था। जो इस्लाम लोग थे, यानी मुसलमान लोग थे, यानी मक्का मदीना जाना है तो उनको कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जो हिंदू लोग हैं और अपने तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं तो उनको जजिया कर यानी टैक्स देना, यानी पैसा देना होता है, एक पर्ची कटानी होती है, जिसको ही जजिया कर के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले जजिया कर लाने का जो कार्य किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कहना सर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर की शुरुआत करने का कार्य किया गया। इसके अलावा खजूर की खेती, ऊंट पालन वगैरह इन्हीं लोगों के द्वारा देना हुआ है, इन्हीं लोगों की देन है। याद रखिएगा, ये चीज पढ़ाई पढ़ने। कल हम जानेंगे महमूद गजनवी के बारे में बड़े बेहतरीन ढंग से। आशा करता हूँ महमूद गजनवी को जब हम पढ़ेंगे तो इतना बेहतरीन जानदार शानदार ढंग से पढ़ने वाले होंगे कि मजा आ जाएगा। क्या आनंद आ जाएगा, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ लेंगे। बस रेगुलरिटी बनाए रखें। चीजें हमें लग रहा है आपको भी इस चीज का एहसास हो रहा होगा, नहीं सर थोड़ी सी आवाज, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉइज है ना उसको इग्नोर करके चलो बेटा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए, आप विश्वास मानिएगा, इस पंखे को भी बंद करें, ये सारी चीजें बंद है सिर्फ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो।
ठीक है, अब चलते हैं जानदार शानदार सी क्लास की बाद अब चलते हैं रिवीजन की और जानदार शानदार से। रिवीजन की अगर बात करें प्रमुख रूप से तो कहना सर मध्यकालीन को पढ़ा हमने, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को बांट दिया आपने बढ़िया ढंग से। और इसके सीधे यहाँ से रिवीजन करते हैं। पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की 510 में। पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब में हुआ। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा 622 में हजारी संवत की शुरुआत हुई। 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। 610 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 में पैगंबर साहब मक्का से मदीना चले गए। इनके बेटे अबुक उमर उस्मान और अली रहने वाले हैं। अल हजाज के सेनापति 711 ईस्वी में अरब के दुर्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण करने का कार्य किया। फिर 712 ईस्वी की बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम हजाज का जो सेनापति था भारत पर आक्रमण करता है, राजा दाहिर को हराने का कार्य करता है। राजा दाहिर सिंध प्रांत का शासक हुआ करता था। इनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम सूर्य देवी था, दूसरे का निर्मला देवी था। अल हजाज के पास इनको भेज दिया गया। किसने भेजा? कहना सर मोहम्मद बिन कासिम ने अल हजाज के पास इनकी दोनों बेटियों को भेज दिया गया। 712 में इनका 712 को सफल आक्रमण के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम में पूछता है कि बताइए मुस्लिम आक्रमण में सबसे सफल आक्रमण कौन सा रहा? कहना सर सबसे सफल आक्रमण जो रहने वाला था वो 712 का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर प्रमुख रूप से बात करिए हमने मोहम्मद कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर की शुरुआत की और खजूर की, अखरोट आदि ऊंट पालन की आदि जगह की खेती भी प्रारंभ की। अरबी घोड़े लाया, ठीक है ना, और भी मानसून शब्द अरबी शब्द भी कुछ लेके आए, सभी चीजें लेके आए, ठीक है। जजिया कर भी हमने आपको बता दिया कि भाई जजिया कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, सभी चीजों को बड़े बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास था, आपको समझाने का कार्य था कि भाई आप लोग किसी भी तरीके से समझ जाए चीजें, बड़े बेहतरीन तरीके से चीजें याद हो जाए और क्या और सब बढ़िया है, ठीक है ना। इसी के साथ बस क्लास को समाप्ति की ओर लेना चाहेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मेहनत जो है वो रंग लाएगी आज नहीं तो कल, बस सब्र करना, याद रखिएगा बस सब्र करना और पढ़ाई करना, इस बात की गारंटी देता हूँ बड़े बेहतरीन ढंग से चीज़ें याद आएंगी आपको, ठीक है। और इतने बढ़िया तरीके से आप रेगुलर रहेंगे तो चीज़ें समझ में भी आएंगी, रेगुलर नहीं रहोगे तो चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, उनसे जाके कह देना कहना सर अब जुड़ चुके हैं हम फ्यूचर एकेडमी से, अब तो हमसे ही हो पाएगा, ठीक है। चिंता मत करें, आपके लिए व्यवस्था जल्दी से जल्द अच्छी से अच्छी की जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री भी प्रारंभ कर दी जाएगी, 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए, आप लोग केमिस्ट्री भी मैं प्रारंभ कर दूंगा बड़े शानदार तरीके से। मैथ की भी कहीं से व्यवस्था की जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बकाया आपकी सज्जा मैम आपकी क्लास ले रही है, फिजिक्स के सर फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, मैं आपको इतिहास पढ़ा ही रहा हूँ, बायोलॉजी खत्म हो चुकी है, पॉलिटी खत्म हो चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आप तो बस जुड़ जाए, एक बार प्ले लिस्ट जाके देखेंगे ना एक बार, दिल खुश हो जाएगा कि सर मजा आ गई, ठीक है। और ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एकेडमी XYZ। टेलीग्राम पर जाएंगे, ग्रुप बना हुआ है फ्यूचर एकेडमी XYZ, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे चाहें तो इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अजय509 के नाम से आपको ID मिल जाएगी, वहाँ पर मुझको आप मैसेज कर सकते हैं, बड़े बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब रहने का कार्य कर रही थी। नीचे शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।